जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख 8 अपडेट्स को। शुरुआत करते हैं आज की पहली रिपोर्ट से। पहली रिपोर्ट भारतीय नौसेना को लेकर के है, जहां पर भारतीय नौसेना कैरियर से ऑपरेट हो सकने वाले अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल प्रोग्राम पर काम कर रही है। कॉन्सेप्ट में दो अलग अलग प्रकार के हमें सीसीए देखने को मिलेंगे। सीसीए का मतलब होता है कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसमें हमें एक छोटा अनमैन एयर व्हीकल देखने को मिलेगा, जो कि स्ट्राइक, रिकॉन और स्कॉट मिशन के लिए यूज होगा। तो एक बड़ा अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल देखने को मिलेगा, जो ज़्यादा भारी होगा, जो लंबी दूरी तक उसकी उड़ान की क्षमता होगी और बड़े पेलोड के साथ वो उड़ान भर सकेगा, जो कि तकरीबन 20 टन क्लास का होगा। बड़े ड्रोन में फोल्डिंग विंग्स हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर स्पेस बचाने के लिए ज़रूरी होते हैं। और दोनों प्लेटफॉर्म में हमें ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल सकती है, जिससे हमें ज़्यादा थ्रस्ट, ज़्यादा पेलोड कैरिंग कैपेसिटी, बेहतर सेफ्टी, जो कि समुद्री ऑपरेशन के लिए ज़रूरी होती है, वो देखने को मिलेगा। संभावित है कि ये HTFE-25 इंजन से पावर्ड होंगे या कावेरी ड्राई इंजन का यूज़ भी यहाँ पर हो सकता है। ये यूकैव भविष्य में बैंड फाइटर के साथ मिलकर काम करेंगे। डीप स्ट्राइक मिशन हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गया, रिकॉनेसेंस हो गया, जैसे हाई रिस्क मिशन को ये एग्जीक्यूट करेंगे और एयरक्राफ्ट कैरियर्स की कॉम्बैट पावर को कई गुना ज़्यादा बढ़ाएंगे। अगली बड़ी रिपोर्ट लॉकहीड मार्टिन को लेकर आ रही है। लॉकहीड मार्टिन ने इंडियन एयरफोर्स के 60 MTA प्रोग्राम के लिए, यानी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत के लिए C-130J का सुपर कस्टमाइज्ड वेरिएंट ऑफर किया है। कंपनी ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पर जोर देते हुए भारत के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए विमान को देने की बात करी है। ऑफर की बात करें तो विमान को भारत में ऑपरेशनल इन्वायरमेंट की जरूरत के हिसाब से ढाला जा सकेगा, या यूं कह लें कस्टमाइज किया जा सकेगा। एवियोनिक्स हो गया, मिशन सिस्टम्स हो गए, पेलोड हो गया और परफॉर्मेंस हो गया, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी और इंडियन एयरफोर्स की जरूरतों को मीट या एक्सीड करने का दावा भी उनके तरफ से किया गया है। अब अगर हम बात करें C-130 सुपर हरक्यूलिस, तो पहले ही भारतीय वायुसेना में ये उपयोग हो रहे हैं। ये हिमालयन हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस और डिजास्टर रिलीफ मिशन में काफ़ी रिलायबल साबित हुए हैं। इसलिए नया प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि अपग्रेडेड या मॉडिफाइड वर्जन प्रस्तावित किया गया है। आपको बता दें कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मजबूत साझेदारी है लॉकहीड मार्टिन की, और भारत में पहले से C-130J के जो हिस्से हैं ये बनते हैं, और तकरीबन 250 से ज़्यादा जो विमान की सप्लाई है वो अब तक इनके माध्यम से की जा चुकी है। इंडिजिनस कंटेंट की बात करें तो ये तकरीबन 96% तक पहुंच चुका है। इसके अलावा तकरीबन ये बात करें तो आर्थिक लाभ भी इसका काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर $100 मिलियन से ज़्यादा के निवेश की बात की गई है। 1700 डायरेक्ट जॉब्स हैं और तकरीबन 500 भारतीय कंपनियों का जो सप्लायर नेटवर्क है वो देखने को मिल रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में एक नई फैक्ट्री को स्थापित करेगा, जो कि उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत आती है, और इसके लिए 75 हेक्टेयर भूमि को अधिग्रहित किया गया है। यहाँ पर उद्देश्य ये है कि इस प्रोजेक्ट में 600 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसका लक्ष्य होगा भारत की स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता को मजबूत करना और उत्तर प्रदेश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। नई फैक्ट्री इन प्रमुख प्रोजेक्ट पर फोकस करेगी, जिनमें से पहला होगा QRSAM, यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, और प्रोजेक्ट कुश जो डिफेंस सिस्टम है, इसमें भी इस फैक्ट्री का योगदान काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर जो नेक्स्ट जनरेशन के रेडार सिस्टम है, इनका निर्माण किया जाएगा। इससे भारत के लेयर्ड एयर डिफेंस को काफी मजबूती मिलेगी। फैक्ट्री की खासियत यह है कि यहाँ पर सिर्फ निर्माण ही नहीं, बल्कि MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सुविधाएं भी होंगी। इससे सिस्टम अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, डिप्लॉयमेंट तेज होगा और बाहरी निर्भरता कम होगी। इसका रणनीतिक महत्व भी काफी ज्यादा है, क्योंकि यूपी डिफेंस कॉरिडोर में यह फैक्ट्री एक एंकर इन्वेस्टमेंट बनेगी, और उसके बाद जो है MSMEs को जोड़कर, प्राइवेट सेक्टर्स को जोड़कर, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को जोड़कर एक कंप्लीट डिफेंस इकोसिस्टम विकसित करेगी। अगली रिपोर्ट में हम बात करेंगे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित सर के बयान के बारे में। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित सर ने कहा कि आज के समय में युद्ध और शांति की स्पष्ट सीमा खत्म होती जा रही है। दुनिया भर में ऑपरेशंस हो रहे हैं, लेकिन कोई औपचारिक रूप से युद्ध घोषित नहीं करता। इसका मतलब ये है कि अब हम लगातार संघर्ष के दौर में जी रहे हैं, जो हर क्षेत्र में चल रहा है, फिर चाहे वो लैंड हो, एयर हो, साइबर हो या इंफॉर्मेशन हो। दूसरी बड़ी बात यह है कि हाइब्रिड खतरे जो हैं ये हमारे लिए और बड़ा थ्रेट बनते जा रहे हैं, यानी पारंपरिक युद्ध के साथ साथ साइबर, सूचना युद्ध और प्रॉक्सी वॉर जैसी रणनीतियां काफी ज्यादा इस समय अपनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश हर समय किसी न किसी रूप से प्रतिस्पर्धा या संघर्ष में लगा हुआ होता है। यह संघर्ष युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि कई क्षेत्रों में फैला है। इसमें सैन्य, साइबर, सूचना और आर्थिक जो है ये क्षेत्र शामिल हैं। यानी अब शांति का समय भी पूरी तरीके से शांत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आज की दुनिया पूरी तरीके से युद्ध के परिभाषा को बदल चुकी है, और हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर युद्ध और शांति की सीमा मिट चुकी है। इसलिए हमें हर प्रकार के खतरों के लिए तैयार रहना पड़ेगा।
हमारी अगली बड़ी रिपोर्ट आ रही है भारत के सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी सर के एक बयान को लेकर के, जिसमें उन्होंने डिसइंफॉर्मेशन सेल और साइकोलॉजिकल डिफेंस की अहमियत पर बात की है। दरअसल आपको बता दें कि इस समय भारतीय सेना में एक एम्बेडेड बटालियन स्तर पर डिसइंफॉर्मेशन से निपटने के लिए एक नई पहल की शुरुआत करी गई है, जहां पर हमें एक डिसइंफॉर्मेशन सेल एक्टिव होता नजर आएगा। ये अभी फेज 1 में है। आगे की योजना की बात करें तो फेज 1 के बाद इसे फेज 2 और फेज 3 तक विस्तारित किया जाएगा। इससे इसकी क्षमता और प्रभाव बढ़ेगी। आपको बता दें कि साइकोलॉजिकल डिफेंस डिवीजन अभी कोर और कमांड के साथ मिलकर काम कर रही है, जो आधुनिक युद्ध में सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब सेना किसी दूसरे क्षेत्र में जाती है तो वहां की संस्कृति, भूगोल और परिस्थितियों की जानकारी कम होती है। ऐसे में दुश्मन की गलत जानकारी ज्यादा असर डाल सकती है। उन्होंने कहा कि डिसइंफॉर्मेशन के महत्व की अगर आप बात करें तो सीमा पार ऑपरेशन में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह सैनिकों के मनोबल और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। वरिष्ठ कमांडरों की भूमिका इसमें काफी अहम होगी, ताकि सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। इसके अलावा जो सोशल मीडिया रणनीति है, इस पर भी काम किया जा रहा है। सेना ने सोशल मीडिया पर केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन किया है, और इसमें जो एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है वो बनाया गया है, और सैनिकों को वही आधिकारिक स्रोत देखने के लिए निर्देशित किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में कुछ बड़े कदम उठाए गए थे, जैसे कि अब सभी अनावश्यक ट्विटर और सोशल मीडिया हैंडल्स बंद किए गए थे। केवल एडीजी स्टार्ट कॉम का जो आधिकारिक प्लेटफॉर्म है वही रखा गया था, और इससे गलत सूचना फैलने से भी रोका गया था। हमारी अगली बड़ी खबर आ रही है इंडियन आर्मी को लेकर। इंडियन आर्मी जैसलमेर के पोखरण फायरिंग रेंज में इस समय एक्साइज ब्रह्मास्त्र को आयोजित कर रही है, जिसमें आधुनिक युद्ध क्षमता का प्रदर्शन सेना की तरफ से किया जा रहा है। सेना ने इस युद्ध अभ्यास में अपने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय किया है, और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर ने अपनी एडवांस कॉम्बैट कैपेबिलिटी का प्रमाण भी वहां पर दिया है। इन्हें एयरबॉर्न टैंक की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ये भारी हथियारों और सुरक्षा सिस्टम से लैस होते हैं। अभ्यास के दौरान हेलीकॉप्टर ने हाई प्रिसीजन टारगेटिंग का प्रदर्शन किया है। खासतौर पर AGM-114 हेलफायर मिसाइल लॉन्च करने की कैपेबिलिटी का प्रदर्शन किया गया है। रॉकेट्स फायर किए गए हैं, और मशीन गन से लगातार जो लाइव गन फायर है वो किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये हेलीकॉप्टर दुश्मन के टैंकों, बंकरों और गाड़ियों को सटीकता से नष्ट कर सकते हैं। पूरा प्रदर्शन रियल कॉम्बैट सिनेरियो जैसा था। इस पे टारगेट की पहचान करना, टारगेट को लॉक करना, मिसाइल रॉकेट को लॉन्च करना और निरंतर फायरिंग अभ्यास करना ये शामिल था। इससे सैनिकों की ऑपरेशनल रेडीनेस और कोऑर्डिनेशन को परखा गया है। इसका रणनीतिक महत्व भी काफी ज्यादा है। यह अभ्यास डेजर्ट वॉरफेयर कैपेबिलिटी, रैपिड स्ट्राइक पावर, मॉडर्न बैटलफील्ड प्रिपेयर्डनेस को दर्शाता है। खासकर पश्चिम सीमा में ऐसी क्षमता बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है मिश्र धातु निगम लिमिटेड यानी मेधानी से। मिश्र धातु निगम लिमिटेड को विभिन्न हाई परफॉर्मेंस एलॉयज और उनके मिल फॉर्म्स के लिए जो एयरवॉर्दीनेस सर्टिफिकेशन है वो मिल गया है। इसका मतलब ये है कि अब ये मटेरियल्स विमान और एरो इंजन में उपयोग के लिए आधिकारिक रूप से सुरक्षित और प्रमाणित किए जा चुके हैं। आइए जानते हैं शॉर्ट रूप में कि इनको क्या क्या मिला है। इनको संक्षिप्त में समझने की कोशिश करते हैं। मिश्र धातु निगम लिमिटेड को जो मटेरियल्स के लिए सर्टिफिकेशन मिला है उसमें 8 प्रकार के सुपर एलॉयज हैं। ये हाई टेम्परेचर और स्ट्रेस सहने वाले मटेरियल होते हैं, जो कि आमतौर पर एयरक्राफ्ट के जेट इंजन में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा 2 प्रकार के टाइटेनियम एलॉयज को भी मंजूरी मिली है। ये हल्के होते हैं, मजबूत होते हैं, जंग प्रतिरोधी होते हैं, और इनका उपयोग मुख्य तौर पर एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर में किया जाता है। 4 प्रकार के स्पेशल जो स्टील हैं, इनको भी मंजूरी मिली है। ये हाई परफॉर्मेंस एरो इंजन पार्ट्स के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। मिश्र धातु निगम लिमिटेड के लिए पहली उपलब्धि नहीं है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड ने पहले ही 200 से ज्यादा जो एरो इंजन पार्ट्स हैं उसके लिए टाइप सर्टिफाइड खुद को करवा चुका है, और सप्लाई भी ये कर चुका है। अब सबसे खास बात यह है कि एरो इंजन इंडस्ट्री में मिश्र धातु निगम लिमिटेड के इस माइलस्टोन के बाद हमारी निर्भरता बढ़ेगी, विदेशी निर्भरता कम होगी, और भारत की हाई एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी मजबूत होगी। डिफेंस सेक्टर में इसको काफी बड़ी स्ट्रेटेजिक बढ़त के तौर पर देखा जा रहा है। आसान शब्दों में बात करें तो अब भारत खुद ऐसे एडवांस मटेरियल बना सकता है जो पहले बाहर से आयात करने पड़ते थे, खासकर जेट इंजन जैसे संवेदनशील सिस्टम के लिए। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है F-35 लाइटनिंग 2 को लेकर के। मीडिया संस्थान IDRW की रिपोर्ट की बात मानी जाए तो लॉकहीड मार्टिन ने F-35 को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि F-35 लाइटनिंग 2 पर भारत के साथ कोई सीधी बातचीत कंपनी नहीं करेगी, बल्कि अगर कोई बातचीत होती है तो यह गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी फॉरेन मिलिट्री सेल प्रक्रिया के अंतर्गत ही होगी। यहाँ पर कोई आधिकारिक अनुरोध भी अभी भारत की तरफ से नहीं किया गया है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि मीडिया के जो अभी दावे किए जा रहे हैं उनमें सत्यता नहीं है, बल्कि अभी भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से F-35 को लेकर कोई औपचारिक रिक्वेस्ट भी नहीं भेजी गई है। हम अपने तरफ से फॉर्मल और इनफॉर्मल जो प्रस्ताव है उसके बारे में विचार कर रहे हैं। पूरा कंट्रोल बेसिकली बात किया जाए F-35 एक्सपोर्ट का तो वो यूएस गवर्नमेंट के पास है। F-35 प्रोग्राम पूरी तरीके से अमेरिकी सरकार के नियंत्रण में है, इसलिए लॉकहीड मार्टिन खुद से इसे मार्केट या ऑफर नहीं कर सकती।
इंडस्ट्री लेवल पर कोई बातचीत नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी कोई कॉमर्शियल या इनफॉर्मल एंगेजमेंट नहीं चल रही है। भारत की वर्तमान रणनीति की बात करें तो फिलहाल भारत ने अपने इंडिजिनस एमका पर फोकस किया है और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत को कभी जरूरत पड़ी तो भारत फिर SU-57 को ज्यादा कंसीडर करेगा F-35 की तुलना में। साथ ही साथ भारत 4.5 जनरेशन के अपने जो खुद के प्रोग्राम है उनको काफी ज्यादा जोर दे रहा है। आपको बता दें कि F-35 को लेकर हमेशा से ही एक्सपर्ट्स ये चेताते रहे हैं भारत को कि भारत को फिलहाल इन विमानों की तरफ नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि भारत जिस लेवल की इंडिपेंडेंस चाहता है वो इन विमानों के साथ मिलना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग टास्क है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।